हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5, ठीक है ना, यानी उपसह संयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक, और आज हम लेकर क्या है आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बर्नर सिद्धांत, ठीक, और दूसरा वीबीटी यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत एंड सीएफटी यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इन तीन क्वेश्चंस में से 100% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनने वाला है और जो आपको 3 नंबर दे करके जाएगा। ठीक, ये बात आप अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बातचीत करी थी बहुत बेहतर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समाव्यवता के बारे में। ठीक, और उससे पहले हम लोगों ने बातचीत करी थी इस चैप्टर के आईयूपीएससी के बारे में। ठीक है ना, तो साथियों अगर अभी तक आप लोगों ने वो भी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको और अच्छी तरीके से दोनों लेक्चर को अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है ना, और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, और ये है इस वीडियो का या इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। ठीक है ना, इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर में इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुके हैं और हमारा टारगेट है 25 फरवरी। ठीक, यानी 25 फरवरी को आपको इस वीडियो से मैं गारंटी लेता हूं आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। ये बात आप थोड़ी सी भरोसे के साथ में मान लीजिए। ठीक है ना, मैं गारंटी लेता हूं 100% आपको बोर्ड एग्जाम में 25 फरवरी के दिन आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर का दिखने वाला है। ये बात आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। तो बेटा वीडियो को एंड तक देखना है, जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको 3 नंबर एश्योर हो जाएंगे, ये बात आप मान लीजिए। ठीक, अगर आप अनसॉल्व सॉल्व करना शुरू कर चुके होंगे तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हर एक सेट में देखने को मिलता ही होगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, समझते हैं चीजों को बेहतर तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है उपसह संयोजन यौगिकों का बर्नर सिद्धांत। ठीक, कि किसे बर्नर सिद्धांत कहा जाए। तो सबसे पहले आप हम लोग पढ़ना है इसको कि सन 1893 ईस्वी में, ध्यान रखना बेटा, 1893 ईस्वी में अल्फ्रेड बर्नर, वैज्ञानिक का नाम याद कर लेना है, अल्फ्रेड बर्नर ने अपने प्रयोगों के आधार पर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु की 2 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। ठीक है, यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु है, पीछे मैंने हर एक चीज को, इस चैप्टर की बेसिक चीजों को, ठीक, जितनी भी डेफिनेशन होती है, किसको क्या कहते हैं, लिगेंड किसे कहते हैं, ठीक है ना, केंद्रीय परमाणु किसे कहते हैं, ठीक, मैंने सारी चीजें कवर कर रखी है। ठीक, अगर आप जाएंगे ठीक है चैनल पे प्लेलिस्ट में तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ओके, चले, अब हमसे कह रहा है कि जो केंद्रीय परमाणु होता है, ठीक है ना, उस केंद्रीय परमाणु की 2 प्रकार की क्या होती है बेटा, संयोजकताएं होती हैं। ठीक, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि भैया केंद्रीय परमाणु जो है उसकी 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। ठीक, पहली संयोजकता का नाम है प्राथमिक संयोजकता। क्या बोलेंगे, प्राथमिक संयोजकता। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बोले केंद्रीय परमाणु किसे कहते हैं, तो भैया देख लो ये जो दिख रहा है ना आपको, ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बगल में जो भी धातु का नाम लिखा मिल जाए समझ लेना वही केंद्रीय परमाणु है। ये केंद्रीय परमाणु हो गया। ठीक, और उसके आसपास ये जुड़े हमारे क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं, और ये क्या कहलाता है, आयनिक परिसर कहलाता है। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखेंगे। फिलहाल कह रहा यह संयोजकता केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करती है। अब आप इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो मैंने कहा था ना ये उदासीन हो गया, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था इस चीज पर बाहर बैठे लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो अब मैं इसको देखूं ध्यान से तो -1 होता है, कितने मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, 3। तो आप बोलेंगे भैया इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल कर आएगी, +3, क्योंकि 3 एकम 3 माइनस में गुणा करा देना। ठीक, जब सामने लेकर के जाएंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा, +3। बोले भैया ये क्या कर दिया आपने, है ना, तो कुछ नहीं बेटा, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे इसलिए आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा। ठीक है ना, ऑक्सीकरण अवस्था मैंने बहुत बेहतर तरीके से निकालना सिखा दिया है, पिछले लेक्चर में जाकर के देखेंगे, है ना। फिलहाल अब हम लोग क्या कहते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करती है जो केवल ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। अब अगर मैं बातचीत करूं तो इस चीज को, ठीक, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं और इसका नाम है बेटा संकुल। क्या नाम है, संकुल है। ठीक है ना, और इस संकुल के बाहर ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, इस चीज को हम लोग बोलते हैं आयनिक मंडल। अब इसके ऊपर चार्ज आप कैसा देख पा रहे होंगे, माइनस का, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि ऋणात्मक आयनों द्वारा ही क्या होती है, संतुष्ट होती है। ठीक, और कह रहा है ये आयनन योग होती है। अब आयनन योग का मतलब क्या है कि जैसे ही हम लोग इसको कहां पर मिलाएंगे, पानी के अंदर मिलाएंगे, तब हम देखेंगे कि ये धनावेशित हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक, तो ये टूट भी सकती है, आयनन हो सकता है इसका। ठीक है ना, और तथा अदिशात्मक होती है। और क्या होती है, अदिशात्मक होती है। ठीक, ये भी चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
ठीक है ना बेटा। तो ये कैसी होती, आदिशात्मक होती, मतलब इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं है, ये बात आप अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक, और कह रहा इसे बिंदु रेखा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मैं अभी आपको एक फिगर बना करके दिखाऊंगा, इस चीज को ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अभी मैं इसका आपको फिगर बना करके दिखाऊंगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। फिलहाल पहले हम लोग क्या करते हैं, आगे द्वितीयक संयोजकता को भी पढ़ लेते हैं। ठीक, तो कह रहा द्वितीयक संयोजकता। अब द्वितीयक संयोजकता किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे भैया यह संयोजकता केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजन संख्या। अब आपके मन में फिर से डाउट आ जाएगा कि भैया उपसह संख्या किसे कहते हैं, तो पीछे अगर लेक्चर देखे होंगे तो क्लियर होगा, ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ी थोड़ी तकलीफ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, रट्टा मारना पड़ेगा, है ना। तो कह रहा भैया केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजन संख्या को व्यक्त करती है। ऑक्सीकरण संख्या अलग बात है, उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या बेटा अलग बात है, ठीक है ना। तो दोनों बातें ध्यान रखना, को व्यक्त करती है जो ऋणात्मक अणु या उदासीन अणु, ठीक, जो किसके द्वारा, ऋणात्मक अणु के द्वारा भी या उदासीन अणु के द्वारा या धनात्मक अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक, यानी किसी के द्वारा भी संतुष्ट हो सकती है, ठीक है ना। मतलब इसके ऊपर चार्ज माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, और हो सकता है कि कोई चार्ज ना देखने को मिले। ठीक, अभी मैं सब समझाता हूँ, टेंशन मत लो, चित्र के माध्यम से। कह रहा यह आयनन योग नहीं भैया, ये टूटेगी नहीं कभी भी, ठीक है ना, ये आयनन योग नहीं है, और ऊपर से दिशात्मक भैया, इसकी मतलब जो डायरेक्शन है वो भी एकदम से क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना, या फिक्स रहेगी। कह रहा इसे सतत रेखा के द्वारा, ये बड़ी अच्छी बात ध्यान रखना, इसे सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलोगे, सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और द्वितीयक संयोजकता से चतुष्फलकी, ध्यान रखना बेटा, क्या, चतुष्फलकी, वर्गाकार समतली और अष्टफलकी, क्या बोलोगे, अष्टफलकी संरचना, ऐसी 3 प्रकार की संरचनाओं का भी निर्णय होता है कि भैया। अब आप देखेंगे कि ये जो शकल आपको मैंने बना करके दिखा दी, ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग चतुष्फलकी। ठीक, और हम लोग देखेंगे अगर केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ ऐसे, ठीक है ना, जुड़ा होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्गाकार समतली, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर इस तरीके से केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 6 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक, तब आप बोलेंगे भैया ये क्या है, हमारी अष्टफलकी संरचना है। चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। ठीक, चलो अब देखो समझते हैं जरा, जो एग्जाम्पल हमने लिया था ना, उस एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे CO। ठीक, अब इसके आपको कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, जरा हमें ये बताओ। तो आप बोलोगे भैया इसके हमें टोटल कितने लिगेंड दिख रहे हैं, 6। तो अगर 6 लिगेंड दिख रहे हैं तो आप यहाँ पर अष्टफलकी संरचना बनाएंगे, ठीक है ना। क्या बनाएंगे आप, यहाँ पर अष्टफलकी संरचना बनाएंगे। ठीक, और 6 जगह पे आपको क्या कर देना होगा, 6 जगह पे आप क्या करेंगे भैया, अच्छी तरीके से ध्यान रखना इस चीज को कि हमें 6 की 6 जगह पे क्या भरना पड़ेगा, NH3 लिखा हुआ है। ठीक, अब जो NH3 है, ठीक है, ध्यान देना बेटा कि ये जो NH3 है इसके कितने मॉलिक्यूल है, बोले भैया 6 हैं। तो आप ऐसे इस 6 जगह पे आपको क्या कर देना, NH3 लिख देना, ठीक है ना। इस तरीके से ये बात ध्यान रखेंगे आप, NH3 लिख देना आपको कितनी जगह पे, तो बोले भैया 6 हैं तो 6 जगह पे लिख देंगे। ठीक, ऐसे ये ध्यान रखेंगे। ठीक, इतनी कहानी पढ़ने पड़ेगी, बोले हाँ भैया। अब आप इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या कर दीजिए, ऐसे बंद कर दीजिए। ठीक, अब इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीयक संयोजकता। क्या बोलेंगे, द्वितीयक संयोजकता बोलेंगे। कारण जरा समझिए द्वितीयक संयोजकता का क्या है। ठीक, कि भैया इसको देखो आपने कैसे एक सतत रेखा के द्वारा प्रदर्शित करा। देखो ध्यान से, जितने भी बॉन्ड आपके बने हैं वो सब किससे बने हुए हैं, तो बोलोगे भैया ये सब सतत रेखा से बने हुए। क्या बने हुए, सतत रेखा से। ठीक, इस सभी बॉन्ड को देख लीजिए जरा ध्यान से, सब के सब सतत रेखा के द्वारा ही बनाए गए हैं। ठीक, अच्छा, अब हमने यहाँ पर और क्या बताया, कह रहा जो केंद्रीय धातु, अब ये जो बीच में आपको कोबाल्ट दिख रहा है ना बेटा, ये ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, कोबाल्ट। ये कोबाल्ट जो आपको दिख रहा है ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। और कह रहा ये इसकी उपसह संयोजन संख्या, तो हमने पढ़ाया है पीछे आपको कि लिगेंडों की संख्या को या लिगेंडों के दाता परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। तो कितने टोटल लिगेंड दिख रहे हैं आपको, तुम बोलोगे भैया 6 दिख रहे हैं। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भैया जरा हमें एक जवाब दीजिए कि इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी, क्या जवाब दीजिए, द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी, तो आप बोलेंगे भैया इसकी जो द्वितीयक संयोजकता है वो हमें कितनी नजर आ रही है, 6 नजर आ रही है। ठीक, तो आप बोलेंगे भैया आप द्वितीयक संयोजकता के बारे में, तो क्या बोलेंगे आप, 6। अच्छा, उसके बाद आपसे कह रहा है प्राथमिक संयोजकता। क्या बोल रहा है, प्राथमिक संयोजकता। ठीक, तो प्राथमिक संयोजकता आपको ध्यान रखना है कि जो बाहर बैठे लोग होते हैं उनको बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता। जरा ध्यान से देखना, अब बाहर बैठे कौन से लोग हैं, तो जैसे आपने देखा यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग। ठीक, तो अब मैंने आपसे समझाया, जरा ध्यान से देखना बेटा, ठीक है ना। और इसको किससे लिखते हैं बेटा, बिंदु रेखा से लिख देते हैं। इसको किससे लिख देते हैं, बिंदु रेखा से। तो एक ये क्लोरीन हो गया, दूसरा क्लोरीन हमने कहा यहाँ पे लिख दो। ठीक, एक ये क्लोरीन हो गया। ठीक, और तीसरा हमने कहा चलो यहाँ कहीं पे लिख दो। ठीक, ये अब ये देखो जरा ध्यान से, तो कितने ये बिंदु रेखा वाले लोग कितने हैं, 3 लोग हैं। तो आप बोलेंगे
भैया ये प्राथमिक संयोजकता इसकी कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, ऐसे पहचान करते हैं बेटा। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक, लेकिन अभी द्वितीयक संयोजकता में और कुछ बातें लिखी है। क्या लिखा है कि भैया यहाँ पे इस NH3 की जगह मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले लूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे CO और यहाँ पे अपन ने लिख दिया NH3 का होल थ्राइस। ठीक, और उसके बाद अपन ने लिख दिया यहाँ पर NO का होल ट्वाइस। ठीक, और उसके बाद अपन ने लिख दिया यहाँ पर एक Cl का मॉलिक्यूल। ठीक, ऐसे तो देखो 3 2 5 और 1 6, कितने मॉलिक्यूल हो गए, 6। तो शकल तो यही वाली बनने वाली। बोले भैया हाँ शकल तो यही बनेगी। ठीक, लेकिन ये देखो बेटा कैसा है, उदासीन है, ये कैसा है, धनावेशित है, ये कैसा है, ऋणात्मक है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और इसमें देखो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक, इनमें से देखो आपसे कह रहा ऋणात्मक होगा Cl के रूप में, ठीक, उदासीन होगा NH3 के रूप में, धनात्मक होगा नाइट्रोसोनियम के रूप में। ठीक, इस तरीके से। बोले भैया आप ये कैसे नाम बता दे रहे हो? तो मैंने बेटा पीछे सब कुछ कवर कर रखा है। ठीक है ना, इसलिए लेक्चर को अगर सीरियल से आप देखेंगे तो चीजें आप यकीनन बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, है ना। तो आप ये बात अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि भैया हमें कैसे ये इसकी प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता को बताना होता है। ठीक, अभी ये क्वेश्चन भी मैं आपसे कराने वाला हूं, पहले फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरीके चीजें समझ लेना ध्यान से। ठीक है ना, इन चीजों को अच्छे से तैयार कर लेना। चलें अब आगे देखते हैं बेटा हम लोग क्या कि अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बताना पड़ेगा बर्नर सिद्धांत की सीमाओं के बारे में। किसके बारे में? बर्नर सिद्धांत की सीमाओं के बारे में। ठीक, तो कह रहा है ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, एक दो चीजें हैं। कह रहा है क्या कि कुछ निश्चित धातु ही संकुल यौगिक बनाते हैं। ठीक, यानी जो आपको ये दिखता है ना बेटा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक करा इनमें ये स्क्वायर ब्रैकेट यानी इनको हम लोग बोलते हैं संकुल यौगिक। क्या बोलते हैं? संकुल यौगिक। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो सारी की सारी धातुएं थोड़ी ना संकुल यौगिक बना लेती हैं, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, सारी की सारी धातुएं संकुल यौगिक नहीं बनाती हैं। तो कह रहा कुछ निश्चित धातु ही संकुल यौगिक बनाते हैं जबकि अन्य धातु संकुल यौगिक नहीं बनाते हैं। ठीक, पहला पॉइंट ध्यान रखना, ये इसकी सीमाएं हैं। ठीक है ना, सारी की सारी चीजें नहीं बना सकती। कह रहा संकुल यौगिकों में दिशात्मक लक्षण क्यों पाया जाता है, इसकी ज्यामिति निश्चित क्यों होती है, इसके बारे में ये नियम कुछ भी नहीं बता पाता है। भाई साहब ध्यान रखना है क्या कि संकुल यौगिकों में दिशात्मक लक्षण, अब दिशात्मक लक्षण क्या कि जो अंदर बैठे लोग थे वो एक फिक्स डायरेक्शन में ही तो स्थित थे, बाहर वालों की कोई बात नहीं है। लेकिन जो संकुल यौगिक के अंदर लोग बैठे थे, जैसे आपने देखा CO और NH3 का होल 6, ये आप देखो तो छयों के छह लिगेंड एक डायरेक्शन में ही तो आपने रखे थे। ठीक, तो उस चीज को भी ध्यान रखना। तो कह रहा है कि दिशात्मक लक्षण क्यों पाया जाता है, भाई उनको एक फिक्स डायरेक्शन में क्यों रखा जाता है, इसका कोई मतलब नहीं बता पाइए। कह रहा है इसकी ज्यामिति निश्चित क्यों है, बोले इसका भी कोई मतलब नहीं। ठीक, आपने देखा कि जब 6 लिगेंड होते तो संरचना कौन सी बनती है, जवाब देंगे आप भैया अष्टफलकी। क्या बोलेंगे आप? अष्टफलकी। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। तो आपका जवाब आया भैया अष्टफलकी बनेगा। ठीक, तो अष्टफलकी क्यों बना, इसका कोई कारण ये जो नियम है ना वो नहीं बता पाया। ठीक, ये ध्यान रखना। तथा इसमें द्वितीयक संयोजकता उनकी ज्यामिति कैसे निर्धारित करती है इस बारे में भी कोई कल्पना नहीं कर पाया ये सिद्धांत। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कि भैया ये अष्टफलकी है, इसकी ज्यामिति अष्टफलकी ही क्यों हुई, ठीक, इसके बारे में ये कोई कल्पना नहीं कर पाया। तो ये इसकी दो सीमाएं हो गई या इसकी कमियां हो गई। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट देखो, कह रहा संकुल यौगिक में चुंबकीय गुण तथा प्रकाशित गुण क्यों होते हैं, संकुल यौगिकों में चुंबकीय गुण तथा प्रकाशित गुण क्यों होते हैं, इसके बारे में भी कोई घटना नहीं बता पाया या कोई कल्पना नहीं कर पाया। तथा इनमें ध्रुवण घूर्णक क्यों पाया जाता है और इनमें ध्रुवण घूर्णक जो है वो क्यों पाया जाता है, ऐसी सारी घटनाओं के बारे में ये नियम कुछ भी बता नहीं पाया। तो ये इसकी लिमिट से याद कर लेना। ठीक है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन इसका स्पेशल बन जाता है कि संयोजकता बर्नर सिद्धांत, क्या बोलेगा कि बर्नर सिद्धांत की सीमाएं लिखिए। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे, द्वितीयक संयोजकता ज्ञात कीजिए। ठीक, अब जैसे आपको ये एक फॉर्मूला दे दिया गया है, अब इसके बाद में कह रहा है इसमें आपने AgCl के कितने मॉलिक्यूल बाहर निकाल ले, तो कह रहा है 2 मोलों की संख्या। ठीक, तो इनकी द्वितीयक संयोजकता ज्ञात करनी है। मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना कि अंदर बैठे लिगेंडों की संख्या या तो आपको 4 देखने को मिलेगी या तो आपको कितनी देखने को मिलेगी, 6। इतना ध्यान रख लेना। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है या तो द्वितीयक संयोजकता आपकी कितनी होगी, 4 होगी या 6 होगी। ठीक, वो डिपेंड किस पर करता है, तो जरा चलते हैं ध्यान से देखते हैं। तो ये जैसे हमारे पास में फॉर्मूला लिखा, ये पलाडियम, ये तो आपका क्या हो गया दो साथियों, केंद्रीय परमाणु, तो ऐसे लिख दिया आपने। ठीक, उसके बाद में तुम्हें ध्यान में रखना है क्या कि आपने AgCl के कितने मॉलिक्यूल बाहर करे हैं, तो 2। ये मोलों की संख्या लिखी जो बाहर जा सकते हैं। तो बाहर अगर AgCl के 2 मॉलिक्यूल जा सकते हैं तो बाहर लिखा हुआ आपके पास में क्या होगा, Cl2 होगा। समझने की कोशिश करो जरा ध्यान से। ठीक, तो अब अंदर कितने लोग बचे, तो आप बोलोगे भैया कि NH3 का हमारे पास कितना लोग बचा, 4 लोग बचे। ठीक, अब 4 लोग अगर बचे हैं तो ये तो 2 बाहर हो गए, बोले हाँ भैया ठीक है, ये तो 2 बाहर हो गए।
अब अगर ये बाहर हो गए हैं तो अंदर बैठे लोग कितने हैं, 4। तो आप बोलेंगे भैया इसके लिए द्वितीय संयुक्ता हमारी कितनी निकल कर आएगी, बोलोगे 4। ठीक, जो बाहर है उससे द्वितीय संयुक्ता कंफर्म नहीं होती है, जो अंदर बैठे लोग हैं ना वो डिपेंड करते हैं कि भैया द्वितीय संयुक्ता कितनी होगी। बात समझ रहे हो ना, इस बात को आपको ध्यान रखना। तो अंदर बैठे लोग यहाँ पर कितने हैं, 4 लोग हैं। ठीक, अब ऐसी शकल में बेटा यहाँ से बनवा करके दिखाऊं आपको, तो बोलोगे भैया निकिल जो है ये तो केंद्रीय परमाणु है, निकिल जो है ये क्या है, केंद्रीय परमाणु है, तो आपने निकिल लिख दिया। ठीक, अब फिर से आपने देखे कि भैया एजीसीएल के आपने कितने मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिए, 2। तो भैया जो भी बाहर बैठा व्यक्ति होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो आपने देखा क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, 2। तो आपने क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिए, 2। तभी तो आप एजी के साथ में 2 सीएल भेज पाओगे जो बाहर लोग बैठे होंगे ना। अब अंदर कितने लोग बचे, आप बोलोगे भैया जल के 6 मॉलिक्यूल बचे। जल के कितने मॉलिक्यूल बचे, बोले भैया 6 मॉलिक्यूल बचे। तो H2O का आप यहाँ पर क्या कर देना, होल 6। तो इसकी अगर मैं द्वितीयक संयुक्ता आपसे पूछूंगा तो आप जवाब दे देंगे भैया 6। कितनी है, 6। ठीक, अच्छा उसके बाद अब आप यहाँ पर देखिए करा प्लेटिनम, ये आपका हो गया बेटा केंद्रीय परमाणु। ठीक, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर प्लेटिनम को लिख देंगे केंद्रीय परमाणु की जगह पे। ठीक, अब देखो बाहर निकलने वालों की संख्या कितनी है, 0। इसका मतलब बाहर तो कुछ भी नहीं लिखा होगा, इसका मतलब बाहर तो कुछ भी नहीं लिखा होगा। अगर बाहर कुछ नहीं लिखा है तो अंदर कितने लोग हो गए, 4 Cl के 2 HCl के। ठीक, तो आप बोलोगे भैया कि अगर बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब हमारे पास में Cl के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 4, और उसके बाद में हमारे पास में HCl के कितने मॉलिक्यूल हो गए, आपने बोला भैया 2। तो बाहर जाने वाले एक भी नहीं है, तो बोलोगे इसकी द्वितीय संयुक्ता कितनी हो गई, 4 और 2 6। तो अब अगर अंदर बैठे लोग 6 हैं तो आप यहाँ पर द्वितीय संयुक्ता कितनी बता देना, 6 बता देना। ऐसे क्वेश्चन बनाने होते हैं बेटा, ध्यान रखेंगे। ठीक, अब इधर देख लो, इधर पे बाहर जाने वाला कितना Cl है, तुम बोलोगे 1। तो जरा देखो पहले ये कोबाल्ट आपका हो गया बेटा केंद्रीय परमाणु, मैंने कहा यहाँ लिख दो। तो कोबाल्ट को आपने क्या नाम दिया, बोले भैया केंद्रीय परमाणु है। उसके बाद बाहर जाने वाला व्यक्ति कितना है, तो आपने बोला भैया 1 Cl का है केवल। ठीक, तो अंदर कितने बचे, आप बोलोगे भैया 3 थे Cl, एक बाहर चला गया, तो Cl के हमारे पास यानी क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल बचे, 2 बचे। ठीक, उसके बाद हमारे पास में एमीन यानी NH3 के कितने मॉलिक्यूल बचे, 4। तो जरा देख लो बेटा 4 और 2, अंदर बैठे लोग कितने हैं, 6 लोग हैं। तो इसकी द्वितीय संयुक्ता आप कितनी लिख देना, 6 लिख देना। ठीक, जरा बताओ कोई कठिन कहानी है क्या, बहुत आसान सी कहानी है बेटा, थोड़ा मन से समझ लो चीजों को, बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब ये क्वेश्चन में देखो बाहर निकलने वाले लोग कितने हैं, बोलो भैया 0 है, एक भी नहीं है। ठीक, अब अंदर बैठे वाले लोग देख लो, जब बाहर वाला कोई नहीं है तो अंदर आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से ध्यान देना। तो देखो क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल है, बोले भैया 2 है, तो Cl2 लिख दो। और उसके बाद देखो एमीन के आपके पास में कितने मॉलिक्यूल है, बोला भैया एमीन के 2 मॉलिक्यूल है। ठीक, तो देखा 2 और 2 कितने, 4। तो इसकी द्वितीयक संयुक्ता बेटा कितनी निकल कर आएगी, बोलोगे भैया 4 निकल करके आएगी। ठीक, ऐसे पहचान करनी है आपको, ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रख लीजिए बेटा। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आप द्वितीयक संयुक्ता अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे, अब आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बातचीत करते हैं। चलिए बेटा, ठीक है ना, अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, उपसह संयोजन यौगिकों में आबंधन। ठीक है ना, तो आपको 2 प्रकार के आबंधन पढ़ने हैं, एक पढ़ना आपको संयोजकता आबंध सिद्धांत और दूसरा पढ़ना आपको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, दोनों में से 100% क्वेश्चन बनने वाला है, ध्यान रखना। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी VBT, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी CFT। ठीक, तो दोनों को अच्छी तरीके से आप तैयार रखेंगे, ये बात आप मान लीजिए, है ना। चले शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेटा क्या, संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में। ठीक है ना, कि संयोजकता आबंध सिद्धांत किसे कहते हैं। ठीक, तो क्या बोलोगे कि यह सिद्धांत लिनियस पॉलिंग ने, किसने, लिनियस पॉलिंग ने सन 1931 में दिया था। ये बात ध्यान रखना कि नाम क्या था, लिनियस पॉलिंग, और कितना, 1931 में दिया था। ठीक, कह रहा यह सिद्धांत संकुल यौगिकों में, यानी अभी पीछे पढ़ कर क्या ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली जो चीज होती है। ठीक, इस संकुल यौगिकों में जो यहाँ पे बैठा हुआ केंद्रीय परमाणु है, तो कह रहा केंद्रीय धातु आयन की सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगी उसके बारे में बताएगा, उसका आबंध कैसा होगा उसके बारे में बताएगा, उसकी ज्यामिति कैसी होगी उसके बारे में बताएगा। ठीक, उसका चुंबकीय गुण कैसा होगा उसके बारे में बताएगा। ठीक, इन सभी चीजों के बारे में ये क्या करता है, जानकारी देता है। बेटा एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लो क्या, कि यह सिद्धांत लिनियस पॉलिंग ने सन 1931 ईस्वी में दिया था, और यह सिद्धांत जो है वो संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में बताएगा, आबंध के बारे में बताएगा, उसकी ज्यामिति संरचना के बारे में बताएगा, और उसके साथ साथ उसके चुंबकीय गुणों के बारे में भी बताएगा। ठीक, इतनी सारी चीजें आपको तैयार करनी है। ठीक है ना, अब इस सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं हैं, जरा ये ध्यान रखना। ठीक, अभी मैं इसके क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ कि पेपर में 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, कैसे बनते हैं अभी पता चलेगा।
तो पहले इस सिद्धांत की अवधारणाओं को देखो जरा ध्यान से। कह रहा है सर्वप्रथम केंद्रीय परमाणु अपनी ऑक्सीकरण संख्या, अभी मैंने पीछे निकालना सिखाया है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो पीछे छोड़ करके आप आए हो, ठीक है, जाकर के देखना वापस से, चीजें अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। कह रहा ऑक्सीकरण संख्या के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि भैया अपनी ऑक्सीकरण संख्या के रूप में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दान करेगा, और इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद में धनायन बनाएगा, तथा फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक। ये दो बातें आप अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना। चीजें क्लियर हो गई, बोले भैया पहला तो हमें समझ में आ गया, ठीक। फिर कह रहा केंद्रीय परमाणु के पास उसकी समन्वय संख्या के अनुरूप रिक्त कक्षक होते हैं। अब समन्वय संख्या किसे कहते हैं, तो हमने पीछे पढ़ा रखा बेटा, उपसह संयोजन संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं, और लिगेंडों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कह रहा लिगेंड, अब अगर आपके पास में लिगेंड कितने हैं, 4, और संकरण आपका कैसा निकल करके आता है, sp3, तो आप बोलेंगे भैया संरचना यानी उसकी जो ज्यामिति है वो कैसी बनने वाली है, चतुष्फलकी बनने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद अगर फिर से आपके पास में लिगेंड कितने हैं, 4 हैं, और आपका संकरण निकल करके आता है dsp2, मैं सब सिखाऊंगा कैसे संकरण निकाले जाते हैं, टेंशन कतई मत लो, बस वीडियो को एंड तक देखते रहना, ठीक है ना। अब इसमें आप बोलेंगे भैया इसकी जो संरचना होने वाली वो कैसी होने वाली है, वर्गाकार समतली होने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपके पास में कितने 6 लिगेंड दिखते हैं या समन्वय संख्या 6 निकल करके आती, तब आपका संकरण दो तरीके से देखने को मिलेगा, या तो वो D2sp3 होगा या sp3D2 होगा। ऐसे केस में आपकी जो शकल बनने वाली है वो अष्टफलकी बनने वाली है। बेटा एक बार चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्लियर कर लो, मैं कहता हूं बहुत आसान तरीके से मैं चीजें आपको सिखा दूंगा, ये बात समझिए ध्यान से, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं सब कुछ आसानी समझ में आएगा। पहला पॉइंट क्या है कि क्या करना, ऑक्सीकरण संख्या के अनुरूप इलेक्ट्रॉन दान करा देंगे, ठीक। जितने भी इलेक्ट्रॉन दान करेंगे उतना उसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है, ये सबको आपको अच्छी तरीके से पता होगा, है ना। अब अगर ये चीजें क्लियर हैं तो फिर आप देखोगे कि जितना उसके ऊपर प्लस का चार्ज है उसी का हमें क्या करना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद में जितने हमारे पास में क्या होंगे, लिगेंड होंगे, ठीक, उतने हमें खाली कक्षक चाहिए, देखो ध्यान से, रिक्त कक्षक होते हैं उतने रिक्त कक्षक चाहिए, ठीक। और उसके बाद में कुछ ऐसी शक्लें होंगी और ये सारी चीजें अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक। फिलहाल और एक दो पॉइंट इसके हैं वो भी देख लेते पहले। तो कह रहा अगला जो पॉइंट है, कह रहा प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक होना चाहिए। भाई साहब प्रत्येक लिगेंड, अब लिगेंड आएगा तो कहीं ना कहीं तो बैठेगा ही बैठेगा, ठीक। तो आप ध्यान रखेंगे भैया कि प्रत्येक लिगेंड के पास में एक कक्षक होना चाहिए जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है ना, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, ठीक। जिसमें आप क्या कर सकेंगे भैया, जैसे मैंने कहा एक ये खाली कक्षक है, अब इसमें आप अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखना चाहते हैं तो बोलेंगे भैया ऐसे रख देंगे, ठीक, ये इसको बोलते हैं। तो कह रहा जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है जो केंद्रीय परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन करके, क्या करके, अतिव्यापन करके धातु लिगेंड उपसहसंयोजक आबंध बनाता है, ठीक। यानी कि धातु के बीच में, यानी इस केंद्रीय परमाणु के बीच में और लिगेंड के बीच में कितने बॉन्ड बनने हैं ये वही फिक्स करके बताएगा भैया, ठीक है ना। तो ये आबंध कितने बनेंगे ये सारी चीजें तभी फिक्स होंगी, ठीक, जब वो क्या करेगा, रिक्त कक्षक ले लेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस पॉइंट के बारे में भी। और एक लास्ट पॉइंट ये याद कर लो क्या, कि यदि लिगेंड प्रबल है, अब आपके पास में जो केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ लिगेंड है वो अगर लिगेंड आपका प्रबल है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को भी युग्मित कर देगा। बोले ये क्या भला होगी, तो कुछ नहीं, आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 या 2, यही तो होता है। अब ये अभी अयुग्मित है, लेकिन जब अगर लिगेंड प्रबल हुआ तो इसको क्या कर देगा, युग्मित कर देगा। कैसे करेगा मैं अभी आपको क्वेश्चन में करके सिखाऊंगा, है ना। तो ये ध्यान रखना फिलहाल, जिससे अधिक संख्या में डी कक्षक संकरण में क्या कर सके, अपना अपना भाग ले सके, हिस्सा ले सके, ठीक, ये ध्यान रखना। अब प्रबल लिगेंड बेटा ये याद कर लेना, दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर आपको प्रबल लिगेंड देखने को मिलेगा तो इस तरीके से NCS क्या मिलेगा, NCS यानी थायोसाइनेटो N, और उसके बाद पिरिडीन, उसके बाद एमीन, उसके बाद एथिलीन को एथिलीन डाइएमीन, और ये फिर नाइट्राइटो N, और ये साइनो, और ये कार्बोनिल, ठीक। ये सभी के सभी जो है ना ये प्रबल लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी कहां पर क्वेश्चन में दिख जाएगा तो आप समझ लेना कि हमें क्या करना है, उस ठीक उसके जो रिक्त कक्षक हैं उनमें चीजों को युग्मित करके बनाना, ठीक, क्या बनाना, हमें युग्म करके बनाना पड़ेगा, ठीक। ऐसे इलेक्ट्रॉन दो दो करके हमें भरने पड़ेंगे, ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद आयोडो ब्रोमो क्लोरो, ठीक, नाइट्रेटो फ्लोरो हाइड्रोक्सो, और ये तुम्हारा ऑक्सीलेटो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये दुर्बल वाले एक याद कर लो, कहानी क्लियर है ना, प्रबल वाले याद कर लो, दुर्बल वाले तो आ जाएंगे तो पहचान लेंगे, इतना तो दिमाग है ही अपन के पास में ना, तो ये बात तो समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की कहानी नहीं इसमें, ठीक है ना। उसके बाद देखो बेटा ध्यान से, यहाँ की इंपॉर्टेंट कहानी है, यदि संकुल यौगिक में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसका चुंबकीय गुण कैसा होगा, अनुचुंबकी होगा। ध्यान रखना, अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा तो वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर कह रहा तथा यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए, या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, युग्मित हो गए, मतलब पेयर बना लिया सबने, ठीक, तो फिर वो कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। इतनी सारी कंडीशन है किसको लेकर के, संयोजकता आबंध सिद्धांत को लेकर के बेटा, ठीक है ना। इतने सारे पॉइंट तैयार कर लोगे, लिख देना जाकर के, 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक, और इसका क्वेश्चन बनेगा तो 2 नंबर का बनेगा। और अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक। आपके सामने ही मैंने 3 क्वेश्चन ले रखे हैं, ध्यान समझना, आपके सामने हमने ये 3 क्वेश्चन ले रखे, ठीक। अब इन 3 क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, पूछ देगा निम्नलिखित के चुंबकीय गुणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है, या निम्नलिखित के अनुचुंबकीय गुणों की व्याख्या करिए, ठीक है। तो ऐसे चीजों के बारे में जब पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमें कैसे कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक। तो आपने बेटा पहला क्वेश्चन क्या सीखा था, या पहला तरीका आपने क्या सीखा था, भैया हमें तो यही सिखाया गया था कि हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या के अनुरूप ही तो इलेक्ट्रॉन दान कराओगे आप, ठीक। तो पहला काम आपने जो सीखा पीछे कि वो ऑक्सीकरण संख्या निकालना। तो हमने सिखाया आपको क्या कि जो केंद्रीय परमाणु होता है उसे क्या मान लेते हैं, x प्लस कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, बोले भैया 6, गुणा करा देते हैं जितना इसके ऊपर चार्ज होता है, तो ये एक उदासीन लिगेंड है इसलिए 0 से गुणा करा देंगे, ठीक। बराबर में बेटा जो घात में लिखा है उसको लिख देंगे, तो बराबर में कितना लिखा, बोले भैया प्लस का 3 लिखा, तो हमने x बराबर कितना निकाल दिया, बोले भैया प्लस का 3 निकाल लिया, ठीक। तो ये कहानी पल्ले पड़ गई, बोले हाँ। अब इसी ऑक्सीकरण संख्या के अनुरूप इलेक्ट्रॉन दान करा दो केंद्रीय परमाणु से, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब ये दान कर लेगा तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसी चीजें बात पल्ले पड़ गई, बोले हाँ भैया। अब जो दूसरा काम है आपका वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, क्या करना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, ठीक है ना। बड़े ध्यान से समझना इन चीजों को। अब हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने वाले हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा दो जल्दी से, ठीक। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले तो आप कोबाल्ट का करो, ठीक है ना। तो कोबाल्ट है कितने नंबर पे, तो सबसे पहले आपको कोबाल्ट का नंबर पता होना चाहिए, तो कोबाल्ट आता है 27 नंबर पे, ठीक है ना, ठीक है, फेरस 26, कोबाल्ट 27, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके सिखाए हैं, ठीक। तो आप लिखेंगे ये किस श्रेणी का तत्व है, बोलो भैया 3D श्रेणी का तत्व है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आर्गन 3D और 4s, ठीक। ऐसे चलो करो फटाफट से, ये 18 हो गया, 2 इधर भर दिए 20, और इधर पे कितने भर देना 7, यानी कितना हो जाएगा 27। चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ठीक। तो इस तरीके से बेटा आप ध्यान रखेंगे। हाँ, अब हमें इसका नहीं करना, हमें करना किस चीज का है, तो बोले भैया कोबाल्ट 3+ का करना है। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें दान कर दिए तो इसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, बोले भैया 24 बचेगा। अब 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तो आप क्या लिखेंगे, आर्गन, फिर आपको लिखना है 3D, फिर आपको लिखना है 4s, ठीक। इतना लिखने के बाद अब सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा बातम कोष से निकाले जाते हैं। अब बातम कोष में यहाँ पर आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे, 2, तो इधर कितना बचेगा 0। एक अभी और दान करने को, इधर कितने दिख रहे थे आपके पास 7, तो इधर कितना बचेगा 6, ठीक। अब आपको क्या करने हैं, कक्षक बनाने हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इतना काम करने के बाद आप क्या करेंगे, कक्षक बनाएंगे, और कक्षक बनाने के लिए आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से चीजों को समझना है। सबसे पहले आप डी के लिए बनाएंगे, तो डी के लिए कक्षक की संख्या होती है 5, ये सब मैंने बहुत शुरुआत में सिखाया है। डी के लिए कितने कक्षक बनते हैं, 5, ठीक, इसे 5 बना लेना। उसके बाद फिर आपको बनाना एस के लिए, तो एस के लिए कितना कक्षक बनता है, 1। फिर आपको बनाना है बेटा पी के लिए, तो पी के लिए कितने कक्षक बनते हैं, आप बोलेंगे भैया पी के लिए 3 कक्षक बनते हैं, ठीक। इतनी सी का कहानी बन गई, बोले हाँ। अब क्या कर दो, आप इलेक्ट्रॉन को भरो। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने डी में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये हमारी कौन सी कक्षा हो गई, बोले भैया डी, ये कौन सी हो गई एस, ये कौन सी हो गई पी। इतना काम करने के बाद आपको क्या कर देने, इलेक्ट्रॉन भरने, कितने भरने हैं 6, देखो जरा ध्यान से, तो 1 2 3 4 5, पहले सिंगल सिंगल ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ, ठीक है ना, पेयर बना करके। तो ये हो गया आपका क्या 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, बोले हाँ। अब हमें उतने खाली कक्षक चाहिए जितने हमारे पास में लिगेंड। बात चीजें क्लियर हुई, बोले हाँ भैया, ठीक। तो लिगेंड की संख्या आपको कितनी दिख रही, बोले भैया 6, तो हमारे पास कक्षक तो 1 2 3 4 कक्षक खाली है, ठीक।
जब ऐसी कहानी बन जाए तब एक बार ये देख लेना लिगेंड प्रबल है कि दुर्बल है। क्या कर लेना, लिगेंड प्रबल है कि दुर्बल है। ठीक, और एक छोटी सी बात अगर मैं आपको बता दूं तो आप ध्यान रखना कि हम लोग प्रबल लिगेंड को बोलते हैं केमिस्ट्री के फूफा जी। क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री के फूफा जी बोलते हैं। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। और अगर हम बता दें आपसे दुर्बल लिगेंड तो हम लोग दुर्बल लिगेंड को बोलते हैं केमिस्ट्री की बुआ जी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, ये क्या हो गए, केमिस्ट्री की बुआ जी हो गए। ठीक, ऐसे ध्यान करके रखेंगे। ठीक, अब जैसे ही आपने देखा कि जो NH3 है ये क्या है, एक प्रबल लिगेंड है, यानी ये होगा फूफा जी। ठीक, अब फूफा जी एडजस्ट नहीं करते। ठीक है ना, जैसे आपके घर में मान लो 2-3-4 कमरे हैं और सदस्य भी उतने ही लोग हैं जितने घर में कमरे हैं। ठीक, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक, अगर मान लो बुआ जी आई तो आप देखोगे किसी छोटे बच्चे को बुआ जी के साथ में शिफ्ट कर दोगे, बोले ठीक है वहीं पे लेट जाओ। लेकिन फूफा जी ये सब नहीं करते, फूफा जी कहते हमको एक पर्सनल कमरा चाहिए भाई साहब। ठीक, हमें डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है ना, तो अब क्या करना पड़ेगा कि वो कमरा खाली करके तुम्हें देना पड़ेगा फूफा जी को। ठीक, इस बात को मानो बेटा, है ना। तो अब देखा आपने कि जो NH3 हमारे पास में लिगेंड है वो किस प्रकार का लिगेंड है, तो आपने बोला भैया ये तो प्रबल लिगेंड की कैटेगरी में आता है। तो प्रबल लिगेंड कैटेगरी में आता है, इसका मतलब फूफा जी है। अब अगर क्वेश्चन में फूफा जी आए हैं तब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन अलग अलग कमरे में लेटे हुए लड़के सब है ना, इनको क्या कर दो, एक जगह ले आकर के शिफ्ट कर दो। बात को समझने की कोशिश करो बेटा कि हमने क्या बताया आपको, है ना। चले अब देखते हैं, जैसे तो हमने कहा इनका भैया ये वाला कमरा क्या करा दो, खाली करा दो। ठीक, इनका भी ये वाला कमरा क्या करा दो, खाली करा दो। ठीक, अब ये जाएंगे कहाँ, तो जाने की कहीं जरूरत नहीं है। ठीक, ये जो पड़ोस वाले कमरे एक सिंगल सिंगल लोग लेटे थे ना, उनमें डबल डबल लोगों को शिफ्ट कर दो, बस हो गई कहानी। ठीक, तो अब देखो जरा 6 के 6 तुम्हारे इलेक्ट्रॉन भर गए, जितने भी डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन थे वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भर गए। बोले हाँ भैया कहानी तो पल्ले पड़ गई। ठीक, अब कितने, तो आपके पास में 6। अब कह रहा ना प्रत्येक लिगेंड के पास में एक खाली कक्षक होना चाहिए जिसमें वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को रख सके। ठीक, तो अब आपने देखा कि भैया एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें भर दिया, एक इसमें भर दिया। ठीक है ना, ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन युग्म तुमने क्या कर दिए, भर दिए। ठीक, अब आप खुद से देखो कि भैया डी के कितने कक्षक आपने काम में लिए, बोले भैया 2। एस का कितना कक्षक काम में लिया, बोले भैया 1। पी का कितना कक्षक काम में लिया, बोले भैया 3। ठीक, अब ऐसे केस में अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि भैया हमें जरा इसका संकरण बता दो, क्या बता दो, संकरण। बड़े ध्यान से समझना क्वेश्चन को, कुछ भी पूछा जा सकता क्वेश्चन। संकरण में आप लिखेंगे भैया हमारा संकरण निकल कर आया D2sp3। ठीक, अब इस संकरण को देख करके क्या अपनी आप ज्यामिति क्लियर नहीं कर सकते हो, बताओ फटाफट से। क्या इस संकरण को देख करके आप इसकी ज्यामिति क्लियर नहीं कर सकते हो? अभी मैंने आपको बताया कि अगर संकरण आपका D2sp3 है तब आपको संरचना जो है वो देखने को मिलेगी अष्टफल की। देखो जरा ध्यान से, D2sp3 अगर संकरण है तब आपको संरचना कैसी देखने को मिलेगी, अष्टफल की संरचना देखने को मिलेगी। यही तो आपको समझना है चीजों को ध्यान से। ठीक, तो यही तो आपको मैं सिखा रहा हूं। तो यहाँ पर आप बोलेंगे भैया क्या कि अब इसकी जो संरचना मिल गई हमको, वो क्या मिल गई, अष्टफलकीय मिल गई। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन तो आपने बना लिए। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन इसमें और बनता है क्या, तो भैया इसका चुंबकीय गुण क्या होगा, इसका चुंबकीय गुण क्या होगा, ये भी तो क्लियर कर दो। ठीक, तो वो डिपेंड करता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। ठीक, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो क्या कोई भी सिंगल दिख रहा है क्या, बोले भैया नहीं है सिंगल। अब अगर एक भी सिंगल नहीं है तो हमने आपको बताया अगर अयुग्मित नहीं है तो वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे पल्ले पड़े कि नहीं पड़े, बोले भैया हाँ, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। अब एक चौथा क्वेश्चन और बन जाता है इसी से, वो बनता है बेटा चुंबकीय आघूर्ण का। किसका बनेगा, चुंबकीय आघूर्ण का। ठीक है ना, तो अब अगला क्वेश्चन आप यहां से देखेंगे चुंबकीय आघूर्ण के बारे में। ठीक, अब चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया म्यू बराबर फॉर्मूला होता है Nn+2। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। अब ये n क्या बला है, तो बोलोगे भैया n जो है ना ये है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर n का मान आपको कितना दिख रहा है, 0, क्योंकि कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक, तो आप बोलेंगे भैया जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान निकल कर आया वो 0 बोर मैग्नेट्रॉन निकल करके आया। ठीक है ना, तो इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई पहले क्वेश्चन के लिए। जरा बताओ हमको। ठीक, तो बोले भैया हाँ इतनी चीजें तो हमें क्लियर हो गई, अब हमें इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, चलो अब हमने कहा जल्दी जल्दी से ये सारी चीजें निपटा लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो पहले से, फिर उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन हम और बता देते, बाकी होमवर्क में कर लेना तुम। ठीक, चले आगे। तो हमने कहा इन सबको हटा देते हैं, बाकी सबको यहीं पे बना रहने तो कोई समस्या नहीं है ना। देखो इधर देखते हैं बेटा। ठीक है ना,
तो आपको ये बात तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही चुकी होगी, ठीक है, कि हमें कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है ना। अब देखो जरा दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और दूसरा क्वेश्चन खुद से देख लो, आप खुद से देखो कि जरा हमारे पास में क्वेश्चन क्या दिया गया। ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक। अब पूछेगा निम्नलिखित के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करिए, ठीक। अब कैसे करना है ये बात आप समझिए जरा ध्यान से। तो सबसे पहले हमने कहा इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो। तो ऑक्सीकरण संख्या के लिए हमने क्या बोला आपसे कि केंद्रीय परमाणु को आपको क्या मान लेना, एक्स मान लेना। ये केंद्रीय परमाणु हो गया। अब इसके कितने मॉलिक्यूल दिए गए, बोले भैया 6, गुणा करा दो जितना उसके ऊपर आवेश हो। तो देखो ध्यान से H2O भी उदासीन लिगेंड है, इसलिए 0 से करा दिया, ठीक, बराबर। अब कितना लिखा है, प्लस का 2 लिखा हुआ है। तो आपने देखा भैया x बराबर हमें कितना मिल गया, प्लस का 2। इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, Fe 2 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। तो Fe के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे भैया प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक। पहला काम आपने सीख लिया। अब दूसरा काम है इसका क्या करना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, ठीक है ना। अब दूसरा काम आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सबसे पहले आपको किसका करना पड़ेगा, Fe का करना पड़ेगा, ठीक। अब Fe कितने नंबर पर आता है, तो आप बोलेंगे भैया 26 नंबर पर आता है। अब 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप क्या करोगे, बोले भैया आर्गन लिखेंगे, 3D लिख देंगे, 3D के बाद में 4s लिख देंगे, ठीक। अब ये बात ध्यान से समझ लो कि अब हमें इसमें 26 भरने, तो ये 18 पे आता है, ये 2 हो गया 20, और ये कितना हो गया हमारा, सॉरी 6 भरना ना यहाँ पर, ठीक है ना। तो 20 और 6 कितना हो गया हमारा, 26 हो गया, ठीक। लेकिन हमें Fe का थोड़ी ना करना, हमें करना किसका है, Fe2+ का, जो उसने दान करके बैठा हुआ है ना, इसका करना हमें, ठीक। अब Fe2+ का दान कर दिया, तो तुम अब देखो जरा ध्यान से कि कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे, बोले भैया इसके पास तो 24 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देना। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो आर्गन, फिर 3D के बाद में क्या लिख देना है, 4s, ठीक। पहले S से निकालो, 2 यहाँ से दान कर दिए, बोले हाँ। तो D में कोई फर्क पड़ा, बोले भैया नहीं पड़ा। तो 6 अभी भी है, 6 तब भी थे, ठीक। अब एक काम कर लो, कच्छक बना दो फटाफट से, ठीक। तो सबको पता अच्छी तरीके से, 1 2 3, ठीक है ना, 4 और ये 1 5। तो ये किसके लिए हो गया, तो बोला भैया D के लिए। अब आप P के लिए बना दो, ठीक है। तो P के लिए तो हमें केवल एक कच्छक बनाना पड़ता है, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि P के लिए 1 बनाना। तो एक कच्छक आपने किसके लिए बना दिया, बोले भैया P के लिए, सॉरी S के लिए, माफ करना, S के लिए, ठीक। और P के लिए कितने बनाने हैं, बोले भैया P के लिए तो 3 कच्छक बनाने होते, बन गया। तो ये जो हमारे लिए कच्छक आया वो कौन सा आया, D। ये कौन सा आया, S। ये कौन सा आया, P। अब इसके इलेक्ट्रॉन देख लो भैया कितने दिख रहे हैं, तुमने बोला भैया 6 दिख रहे हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन भर दो यहाँ पर आकर के, क्या कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के भर दो। तो 1 2 3 4 5 6, बोला हाँ भैया हो गई कहानी कंप्लीट, ठीक। अब तुम खुद से देख करके देखो एक बार, क्या H2O हमारा फूफा जी है या बुआ जी है, ठीक। एक बार देखो क्लियर करके, ठीक है ना। तो तुमने देखा भैया कि जो H2O है वो हमारा जो है किसकी कैटेगरी में आता है, तो तुम खुद से देख लो जरा ध्यान से, H2O, ठीक। ये रहा, एक ये रहा, ठीक है ना, ध्यान से। तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा, बोलिए तो बुआ जी की कैटेगरी में, ठीक। तो कहते हैं इनको तो हम कहीं भी लपेट देंगे, हमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। इतनी चीजें क्लियर हुई, बोले हाँ भैया। इसका मतलब है कि ये युग्म तो बनाने वाला नहीं है, ठीक। अब चलते हैं हम अगली बात पर। अब अगर ये पेयर नहीं बनाएगा, बोले हाँ ठीक है, लेकिन हम अगली बात पर चलते हैं कि भैया हमारे पास में जितने लिगेंड हैं उतने हमें खाली कच्छक चाहिए। तो आपने देखा भैया यहाँ पे तो 4 ही लिगेंड, मतलब 4 ही खाली कच्छक दिख रहे, जबकि लिगेंड हमारे पास में कितने हैं, टोटल 6। तो बोले भैया अब करें क्या हम, तो बोलिए अब क्या करें हम, ठीक। तो करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ इतना है कि भैया खाली कच्छक तो एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो अब हम लोग एक और बाहरी कच्छक बनाएंगे, और बाहरी कच्छक किसका बनता है, तो आप बोलोगे भैया D का बनेगा। अब D के लिए भी कितने कच्छक बनाने हैं, फिर से दोबारा आपको, तो बोले भैया एक बार फिर से 5 कच्छक बना लेंगे, ठीक। तो ये वाली कौन सी शक्ल होगी, तो बोले भैया ये भी किसकी शक्ल हो गई, D की शक्ल हो गई। इतनी सी चीजें क्लियर है, बोले हाँ। इस वाले डी में तो कोई हमें खाली कच्छक नहीं मिला, तो हमें अपने इलेक्ट्रॉन युग्म रख नहीं सकते हैं, लेकिन इधर तो रख सकते हैं ना कम से कम। इसमें सब में क्या कर दो, आप अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्म रख दो। कितने लिगेंड हमें चाहिए थे, टोटल 6। तो 6 खाली कच्छक मिल गए, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 खाली कच्छक हो गए। बोले भैया हाँ, अभी कहानी पल्ले पड़ी। एस का कितना काम में लिया, 1। पी का कितना काम में लिया, बोले 3। डी के कितने काम में लिए, बोले भैया 2 लिए, ठीक। तो संकरण क्या मिला। अब मैं अगर संकरण पूछूं तो आप क्या बोलोगे, Sp3D2। देखो बातम कोष से कितना लिया, 2 ही तो लिया आपने, ठीक। ऐसे ये संकरण की कहानी हो गई। ज्यामिति, अब इसमें भी आपको ज्यामिति में याद आना चाहिए क्या, कि भैया इसकी भी ज्यामिति कैसी थी, अष्टफलकी थी। कैसी थी बेटा, अष्टफलकीय थी, ठीक। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि भैया इसकी भी ज्यामिति कैसी थी, अष्टफलकी थी, ठीक। चुंबकीय गुण में देखो 1 2 3 4 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक नहीं 4 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा,
अनुचुंबकीय हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय मत लिख देना गलती से भी, क्या लिखना है, अनुचुंबकीय, ठीक है ना। इस तरीके से आप ध्यान रखना है कि अनुचुंबकीय हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखो चौथा क्वेश्चन क्या था इसका, चुंबकीय आघूर्ण यानी म्यू का मान। तो म्यू के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, n+2, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपको n का मान दिया गया वो बोलोगे भैया 4 है, क्यों 4 है, क्योंकि देखो 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब 4 रख दो यहाँ पर आकर के, तो जैसे ही आप इस फॉर्मूले में 4 रखोगे तो क्या मिलेगा, 4 और 4 + 2 यानी कितना हो गया, 6, 6 चौको 24। तो म्यू बराबर आपको मिला √24। अब √24 किसके आसपास की वैल्यू, बोलोगे भैया 25 के आसपास का लिखा हुआ है, मतलब 5 का है, लेकिन 5 नहीं, 5 से थोड़ा कम है, तो हम 5 से थोड़ा कम को क्या लिखते हैं, 4.9, क्या लिखेंगे, 4.9 बोर मैग्नेटॉन। ये मान हो गया किसका, चुंबकीय आघूर्ण का, ठीक। क्या ये काम नहीं कर पाओगे तुम अब खुद से भी, ठीक। अगर आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप आसानी से बना पाना, बस आपको सिर्फ इतना आना चाहिए, देख करके पहचान में कि भैया फूफा जी आए हैं कि बुआ जी आई है, बस इतना कर लेना, ठीक। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब देखो इसके बराबर में कितना लिखा है, -2, ठीक है। तो आप बराबर में -2 लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। इस तरीके की चीजों में अगर ऑक्सीजन संख्या आपको निकाल के दिखा दूं तो आप क्या करेंगे, x+4 मल्टीप्लाई -1, ठीक है ना, ऐसे, क्योंकि Cn के ऊपर सिंगल माइनस का चार्ज होता है, बराबर में कितना है, -2। तो क्या मिलेगा आपको, x - 4 बराबर -2, उधर ट्रांसफर कर दो तो x बराबर -2 +4, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, +2, यानी इसमें ऑक्सीजन संख्या कितनी निकल कर आएगी, +2 निकल कर आएगी, ठीक है ना। चलें अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज से हमारा ये जो चैप्टर है वो पूर्ण रूप से हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। और अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, और ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में हमारा चैप्टर पूर्ण रूप से 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और फिर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना बच्चा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल पढ़ते हैं एक बार जरा, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्या पूछा गया आपसे, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, भैया क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत किसे कहते हैं, ठीक। तो आप बोलोगे यह सिद्धांत एच बैथे, नाम याद कर लो, थोड़े से अटपटे हैं, एच बैथे व वी ब्लैक, दो नाम है, एच बैथे व वी ब्लैक नामक वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित करा था, ठीक है ना। उसके बाद करा, इस सिद्धांत के अनुसार कि जब केंद्रीय धातु परमाणु, कौन ये केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडो के संपर्क में आता है, तो लिगेंडो के संपर्क में ऐसे ही तो आ सकता है, जरा सोचो कि ये जो है ना लिगेंडो के संपर्क में कुछ ऐसे ही तो आता है, जरा सोचो, या तो ये शक्ल बनाता है लिगेंडो के संपर्क में आने के लिए, या तो फिर वो कुछ इस तरीके की शक्ल बना देता है लिगेंडो के संपर्क में आने के लिए, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखेंगे आप। तो अगर लिगेंडो के संपर्क में आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, अभी आपने समान ऊर्जा वाले क्या पढ़े थे, डी कक्षक पढ़े थे, ठीक। तो डी के लिए कितने कक्षक पढ़े थे आपने, तो बोले भैया 5 पढ़े थे, तो ये हो गए समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, ठीक। अब ये 2 प्रकार के हुए भाइयों, अब ये 2 प्रकार के, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के ऊर्जा वाले कक्षकों में क्या हो जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं। विपाटित का मतलब होता है बट जाना, क्या हो जाना, बट जाना, ठीक। तो ये 2 अलग अलग प्रकार के कक्षकों में विपाटित हो जाते हैं, जिसकी ऊर्जा कैसी होगी, असमान ऊर्जा होगी, ठीक। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, T2G तथा EG, ध्यान रखना नाम जरूरी है, T2G तथा EG कक्षक कहते हैं, ठीक। ये 2 चीजें क्लियर कर लेना, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बस इतने लिखना है केवल, दोनों समूहों के विभाजित कक्षकों की ऊर्जा के अंतर को, दोनों समूहों के विभाजित, अब कौन कौन से दोनों समूह, एक समूह हो गया आपका T2G और दूसरा क्या हो गया EG, इन दोनों के ऊर्जा के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, एक क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, देख कभी कभी पूछ देता है 1 नंबर में कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे कि भैया T2G तथा EG कक्षकों के अंतर, ऊर्जा के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं, जिसे डेल्टा नॉट या 10dq से प्रदर्शित करते हैं। अभी मैं आपको एक चित्र बना करके दिखाऊंगा, तुरंत चीजें क्लियर हो जाएगी, टेंशन कतई मत लेना, है ना। चले अब ये ध्यान रखना, अब एक चीज आपको ये बात समझनी पड़ेगी भैया कि जब ये संपर्क में आता है तो ऐसा क्यों होता है। तो होने का कारण ये है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि आपके पास में अक्षों की संख्या कितनी होती है, 3। पहले आपने बोला कि भैया ये हमारा y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, ठीक है ना, ध्यान से समझना थोड़ा सा, अरे यार चलो
ठीक है ना, ऐसे ये आपका क्या हो गया एक्स अक्ष हो गया और ये क्या हो गया आपका जेड अक्ष हो गया। ऐसे तो 3 अक्ष पड़े हैं, ठीक है ना। तो अब एक मेरी छोटी सी बात पे फोकस करना बड़े ध्यान से, क्योंकि अब दिमाग लगाने वाली बात आई है, ठीक है ना। तो अब एक चीज मेरी समझने की कोशिश करना बड़े ध्यान से कि भैया जो भी केंद्रीय परमाणु अंदर बैठा है, क्या इसके पास में इसके खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो बोलोगे भैया भर भर के इलेक्ट्रॉन है, ठीक। जैसे भी आपने पढ़ा कि हमारे पास मान लो कोबाल्ट हो गया, तो कोबाल्ट के पास में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं? 27 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ये जो केंद्रीय परमाणु है, इसके पास में एक तो खुद के अपने इलेक्ट्रॉन है, बोले हाँ भैया, ठीक। और दूसरा जो इससे जुड़ने आता है, जुड़ने कौन आता है? तो तुम बोलोगे भैया लिगेंड। अब लिगेंड के पास में भी तो अपने इलेक्ट्रॉन है, जरा सोच करके देखो। अब लिगेंड के पास में भी तो अपने इलेक्ट्रॉन है, जरा मेरी बात पल्ले पड़नी चाहिए, ठीक। तो बोले हाँ भैया उसके पास में भी होते, ठीक। तो अब जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, आपको अच्छी तरीके से चीज क्लियर है कि भैया जब कभी भी माइनस माइनस आपस में टकराते हैं तो इनके बीच में ऊर्जा का विस्फोट होता है, क्योंकि सेम शकल की चीजें बेटा कभी एक साथ रहना पसंद नहीं करती हैं, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा अच्छी तरीके से कि प्लस प्लस क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, और माइनस माइनस भी क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, ठीक। तो ये बात आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए कि भाई सेम शकल वाले कभी एक साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब ये चीज तुमने देखी, तो अब दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण की वजह से क्या होता है? ऊर्जा का विस्फोट होता है। अब वही दो असमान ऊर्जा वाले कक्षक आपको नजर आने वाले हैं। चीजें क्लियर हो गई? बोले भैया हाँ, ठीक। अब एक चीज मेरी और क्लियर करना कि इसमें दो तरीके से लिगेंड आते हैं। एक लिगेंड आता है जो अक्ष से आता है, और दूसरा आता है अक्षों के बीच से। अब मेरी बात सुनने की कोशिश करना जरा ध्यान से, ठीक है ना। इसमें दो प्रकार से लिगेंड आपके सामने आएंगे, एक आता है अक्ष से, और एक हमने कहा मान लो यहाँ कहीं अक्षों के बीच से। तो जो अक्ष से आएगा ना, उसका आमने सामने टक्कर होगी, तो जब आमने सामने टक्कर होगी तो ज्यादा ऊर्जा का विस्फोट होगा, लेकिन जो थोड़ा साइड से निकल जाएगा उसकी टक्कर ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का तो प्रतिकर्षण दिखाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कभी सेम हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो ना, माइनस माइनस कभी साथ में रह ही नहीं सकता। तो एक बात हम लोग की, जब आमने सामने टकराएंगे तो भयानक टक्कर होगी, जब भयानक टक्कर होगी तो फिर ऊर्जा का विस्फोट भी ज्यादा होगा, सीधी बात है, ठीक। लेकिन जो अक्षों के बीच में आएगा ना, उसके बीच में हल्का फुल्का प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा, लेकिन प्रतिकर्षण तो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कभी माइनस माइनस कभी प्लस प्लस एक साथ बच्चा नहीं रह सकता। ये बात क्लियर कर ली, ठीक। बस इतनी ही बात आपको समझनी थी कि भैया जो भी लिगेंड अक्ष से आएगा उसके बीच में टक्कर ज्यादा तगड़ी होगी, और जब टक्कर ज्यादा तगड़ी होगी तो उसका प्रतिकर्षण भी ज्यादा तगड़ा देखने को आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं एक चित्र की तरफ, और ये चित्र आपको लास्ट टाइम बना लेना, बस होगा चैप्टर आपका कंप्लीट, ठीक। देखो सबसे पहले आपसे क्या बोला गया भैया कि जो डी वाले कक्षक हैं, कौन से कक्षक? डी वाले, ठीक है ना। अब डी वाले कितने कक्षक होते हैं? तो बोलोगे भैया डी वाले तो हमें 5 कक्षक पढ़े हैं, और हमें 5 कक्षक बनाने भी हैं, ठीक। तो ऐसे आपने कितने कक्षक बना लेने हैं? 5 कक्षक बना लेने हैं। चीजें क्लियर हो गई? बोले भैया हाँ, इतनी चीज तो क्लियर हो गई, ठीक। अब 5 कक्षकों में इनके नाम याद कर लो। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर, ठीक। इसको बोलते हैं डी एक्स वाई, इसको बोलते हैं डी जेड एक्स, ठीक है ना, या वाई जेड कर दो इसको, ठीक है, सेकंड रुकना, डी वाई जेड, ठीक। और इसको लास्ट वाले को क्या बोल देना? और इसको बोल देना है डी जेड एक्स एस। ये हो गए कक्षकों के नाम, ठीक। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ओके। ये सब पांचों कक्षकों के नाम हो गए, ठीक। अब आपको ये दो कक्षक याद कर लेने, ये वाले दो कक्षक, ठीक। ये जो दो कक्षक हैं बेटा, ये आते हैं अक्ष से। कहां से आते हैं? अक्ष पर आते हैं, ठीक है ना। अब ये अगर अक्ष पर आएंगे तो इनकी तो टक्कर भयानक होगी। अब अगर जिनकी टक्कर भयानक होगी उनके ऊर्जा का प्रतिकर्षण भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। ऐसे ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं बेटा हम लोग फिर। ये जो 3 कक्षक आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ये आते हैं अक्षों के बीच में। क्या बोलोगे? अक्षों के बीच में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना अक्षों के मध्य में, ऐसे याद कर लो, अक्षों के मध्य में, ठीक है ना। तो अब इतनी चीजें क्लियर होगी? बोले हाँ। इनको कहते क्या है? तो आप बोलोगे डी कक्षक। क्या नाम दे देना आप इनको? डी कक्षक, या इन्हीं का एक और नाम है, इनको अपभ्रंश कक्षक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? अपभ्रंश कक्षक। बहुत आसानी से आप सीख जाओगे, ये बात तो मान लो, है ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, प्रतिकर्षण तो देखने को मिलेगा? बोले हाँ भैया देखने को मिलेगा, ठीक। तो इनकी जो ऊर्जा अंतराल है वो थोड़ा सा तो बढ़ जाएगा, ठीक, और थोड़ा सा बढ़ेगा, और वो सबका बढ़ेगा, किसी एक का नहीं। तो ये जो ऊर्जा के अंतराल हैं इनके, ये क्या होगा बेटा? अब प्रतिकर्षण सबको झेलना है ना, तो जब सब प्रतिकर्षण झेलेंगे तो थोड़ा बहुत तो ऊर्जा का अंतर सबका ही बढ़ेगा, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ये जो आपको एक बेस दिख रहा है ना आपके यहाँ पर लाइनों का, ठीक है, इससे थोड़ा सा ऐसे ऊपर लेकर के जाना है। अब आपको यहाँ से अलग अलग कहानी बनानी है, ये ध्यान रखना, ठीक। अब अलग अलग क्या कहानी बनानी है? तो अब तुम्हें यहाँ पर समझना पड़ेगा बेटा, ये चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या समझना पड़ेगा इसमें? तो इसमें ध्यान रखना है कि भैया ये वाली, कुछ लोग बड़ा गलत चित्र बना लेते हैं, ठीक, और चित्र टीचर भी गलत पढ़ा देते हैं, ठीक। आपको एक बात ध्यान रखना है बेटा, क्या कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है ना, इसको इस लाइन के नीचे मत आ जाने देना, क्योंकि फिर तो बेटा घट गया।
और जबकि प्रतिकर्षण होने पे कभी एनर्जी कम नहीं होती है, ठीक, बढ़ेगी, ये बात समझ लो ध्यान से, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों चीजें ऊपर ही रहनी चाहिए, ठीक, गलती से इसको नीचे मत ले आना इस वाले, इसलिए मैंने ये आपको बनानी नहीं है, मैंने दिखा दिया ताकि आपको क्या लगे कि इससे नीचे मत लेकर के आ जाना, ठीक। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 कक्षक यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या, सॉरी 3 कक्षक आपको यहाँ पर बना लेने। जो अक्षों के मध्य में है ना, वो तीनों कक्षकों की जो है ना ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ेगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, इनका प्रतिकर्षण थोड़ा सा दिखाई देगा, ठीक। लेकिन जो अक्ष में आए हैं तो अक्ष वाले तो 2 ही कक्षक हैं, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, खूब कायदे से एनर्जी बढ़ेगी, ठीक। तो ऐसे आपको ध्यान रखना। जरा बताओ हमें, अब यहाँ तक कोई समस्या किसी को? अब आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया इस वाली कक्षा का नाम आपने क्या दिया, तो बोले भैया dx² माइनस y², और इस वाले का नाम क्या है, तो बोले भैया dz², क्या बोलते हैं ना इसको, dz²। इसका नाम क्या था, तो बोले भैया dxy, इसका नाम क्या था, तो बोले dyz, इसका नाम क्या था, तो बोले dzx, ठीक है, xz कर तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ऐसे इतनी सीधे क्लियर होगी, बोले हाँ भैया अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अब आपको ध्यान रखना, ऊपर वाली कक्षकों का नाम है eg, और जो नीचे लिखे हुए कक्षक हैं इन दोनों का नाम है T2g, ठीक है ना। इन तीनों कक्षकों का नाम क्या है, T2g, ठीक। ऊपर वाली कक्षक का नाम क्या है, Eg। अब इन दोनों के ऊर्जा के अंतर को कहा जाता है लैम्डा नॉट या 10dq, ठीक, जिसको तुम बोलते हो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्या बोला जाता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ये थी पूरी की पूरी कहानी बेटा, ठीक है ना। इतना चित्र बना दोगे, समझ लो 3 नंबर आपके क्लियर हो गए, कोई रोकने वाला नहीं, ठीक। तो बेटा आज से ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तब मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस चैनल पर बेटा आप लोगों को इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है। मैंने 2 सेंट्रल आइडिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर करवा दिए हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पर देखिए, वो आपको 2 सेंट्रल आइडिया भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। और मैं वहां पर आपको ग्रामर भी आपके अच्छे तरीके से तैयार करवा रहा हूँ, तो ग्रामर भी आपको वहां पर तैयार कर लेनी है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ठीक है ना।